Welcome to my channel and my course of quadratic equations, and it is presented by me Shubham Shrivastava, aptitude trainer, Systech Gandhinagar भोपाल, educator at An Academy। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज के जो लेक्चर का जो टॉपिक है वो आपका एक तरीके से मिनिमा मैक्सिमा होने वाला है। आपको मिनिमम वैल्यू, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया इसको, मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि किस पॉलिनोमियल की। स्पेशली देखो, अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है अभी हम लोगों ने, तो हम लोग सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। हालांकि जो ये कॉन्सेप्ट है, आप किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हो। मिनिमम मैक्सिमम आपने सीखा भी है, 11th-12th में था आपके कैलकुलस में। जो सिंगल वेरिएबल होता है, जिसमें एक ही वेरिएबल हो, उस टाइप की इक्वेशंस जब भी आती हैं और आपको उनकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है, कैसे निकालते हैं वो आप सबने पढ़ा है, अभी फिर से पढ़ते हैं। तो ये लेक्चर जो है, इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो थोड़ा सा डिटेल्ड है, ये उन बच्चों के लिए है जो सीखना चाहते हैं, ठीक है, कि ग्राफ थोड़े से हम लोग थोड़ी सी स्टडी यहाँ पे ग्राफ की करेंगे, ठीक है, कि किस केस में क्या होता है। और इसके बाद सीधा सेकंड पार्ट में क्या होगी, सीधी सी शॉर्ट ट्रिक होगी, कुछ याद नहीं रखना है। तो पहले हम लोग कंसेप्ट यहाँ पे देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझ लो अगर आपको समझना है तो। अदरवाइज़ आपको सीधे सिर्फ सॉल्व करने में ही अगर यकीन है तो उसका भी तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आगे करके देख लेना, वो तरीका भी आ जाएगा। सबसे पहले ये ग्राफ देखो, और सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। मैंने आपको क्या बताया है, इक्वेशन की नहीं, अब इनफैक्ट हम लोग पॉलिनोमियल की बात करेंगे, क्योंकि इक्वेशन तब बनती है जब किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू अपन लोग कुछ दे देते हैं, लाइक यहाँ जीरो कर दी, कुछ वैल्यू दे दी, तब इक्वेशन बनती है। अभी सिर्फ हम लोग पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल अगर यहाँ पे है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मान लो a² प्लस bx प्लस सी। आपको याद होगा कि जो इसकी वैल्यू होती है वो हम लोग किस पे, वाई एक्सिस पे यहाँ पे दिखाते हैं, और ये x में, मान लो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ क्या करा, x की जगह 1 रख दिया और कोई एक वैल्यू आई, तो x की जगह 1 पे वो y की वैल्यू कहाँ होगी, यहाँ पे वैल्यू उसको शो करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि जिस टाइम पे इस पूरे के पूरे इक्वेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, वहाँ पे x की उस वैल्यू को इसका ज़ीरो कहते हैं। या इसको देखो दूसरे टर्म्स में समझो, आपने 10th क्लास जब भी करी होगी तो 10th क्लास में आपको एक चीज़ समझाई गई होगी कि कोई भी फंक्शन जो होता है, कोई फंक्शन है, उसका मान लो अगर आप ग्राफ बनाओ, तो वो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट करता होगा, जैसे इस केस में इसने 2 बार कट करा, ठीक है, तो एक ग्राफ एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट करता है वो उतने उसके रूट्स होते हैं, उतने उसके ज़ीरोज़ होते हैं। ये चीज़ कितने लोगों को याद है? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप कहीं ना कहीं इससे क्या करते थे कि आप ग्राफ देखते थे और मान लो कोई ग्राफ ऐसे निकल गया, इसका क्या मतलब है कि इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को टच नहीं करा। अगर कोई ग्राफ ऐसे 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 जा रहा है तो इट मीन्स कि देखो इसके इतने सारे रूट्स हैं। किसी ने मान लो एक ही बार एक्स एक्सिस को कट करा तो इसका एक ही रूट होगा। ये इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन की वैल्यू सिर्फ एक्स की एक वैल्यू पे ज़ीरो होगी। समझ पा रहे हो? तो इसी वजह से हम लोग जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो ये एफ एक्स को या फिर इस पी एक्स को हम लोग वाई बता देते हैं, क्योंकि हम इसको रिप्रेजेंट कहाँ कर रहे हैं, वाई पे। और जब हम लोगों ने ये कहा कि एक्स पे जब ये कट करता है, तो एक्स पे कट करने का क्या मतलब है कि इसमें वाई की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। इट मीन्स कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो होगी, और उसी चीज़ को तो हम लोग ज़ीरो या रूट बोलते हैं, एक्स की उस वैल्यू को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मान लो कोई ऐसा एक ग्राफ है, तो देखो इसने 1 2 3 4 बार एक्स पे कट करा है, यानी इसके कितने होंगे, 4 रूट्स होंगे। बस इतना समझ लो आप इस चीज़ को, ठीक है। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ हो, इसमें किसी को कोई डाउट हो, तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी हम लोग लिखेंगे, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बाई इक्वल्स x², चलो ax² प्लस bx प्लस सी। मैं देखना चाहता हूँ इसका ग्राफ कैसा होगा, या ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता होगा। तो यहाँ पे खुद सोच के देखो, आपको क्या ये इक्वेशन याद है, x² इक्वल्स 4ay। ये अगर किसी को याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ कि ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, और इसका ग्राफ कैसे बनता था, इसका ग्राफ बनता था ये वाला, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ हम लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं, इसको एक काम करते हैं, रुको ज़रा, ठीक है। ये किसकी इक्वेशन है, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है,
जिसका हम लोग यहाँ पे अगर फिगर बनाएं, इसका हम लोग ग्राफ बनाते थे तो ये ऐसे होते जाता था, ये 0 0 को टच करते हुए, ठीक है, क्योंकि इसका जो फोकस है वो 0 0 होता था। दूसरी चीज़, ज़रूरी थोड़ी 0 0 फोकस होगा, तो उसकी इक्वेशन क्या होती थी, x माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स 4ay 4ay, ठीक है। अच्छा, y में भी अगर y माइनस बी अगर है तो यहाँ क्या होता था, y माइनस, एक सेकेंड इसको सही करके लिख लेते हैं, 4ay माइनस बी, इसको मैं कैपिटल ए कर देता हूँ, ठीक है। तो इस जगह पे क्या होता था कि x माइनस ए और y माइनस बी है, तो इसके फोकस जो होता था उसके पॉइंट क्या होते थे, ए बी। क्लियर है। तो ए बी होगा, अगर इसका मान लो ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर मान लेता हूँ मैं कि ए बी यहाँ पे है, ए बी मान लो ये पॉइंट है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। क्लियर है। इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, कुछ इस तरीके से यहाँ से होते हुए, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसी इक्वेशन की बात करूँ फाइनली, अगर इसको मैं एक्सपेंड करूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स 4ay माइनस 4ab, ठीक है। इस टर्म को अगर आप इस तरफ ले आओ तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस 4ab, और इस 4a से मैं सबको डिवाइड कर दूँ, सारे के सारे इन टर्म्स को, ठीक है, अलग अलग डिवाइड कर देना, ठीक है, मान लो। तो ये क्या आ गया, y, यानी ये f(x) की वैल्यू है, और ये पूरी की पूरी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहीं ना कहीं किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक पैराबोला को, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे एक पैराबोला को। पहली बात तो ये चीज़ आपको समझनी थी, आई होप ये चीज़ आप सबको क्लियर है। अब इसमें आपको पता है कि इसके भी क्या होते हैं, 3 केस बनते हैं इसके ग्राफ के। पहला केस क्या बनता है कि, अच्छा चलो इसमें देखो पता है y एक्सिस का कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं, इसमें क्या है, इसमें y एक्सिस का उतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ इस बात पर डिपेंड करते हैं कि x को कट कहाँ कर रहा है ये, ठीक है। आपको मेनली ये चीज़ चेक करनी है कि ये x को कहाँ कट कर रहा है। अब देखो, अगर इसका ग्राफ मान लो इस तरीके से बनता है कि ये x को टच कर रहा है सिर्फ एक पॉइंट पे, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये जो भी पर्टिकुलर पॉइंट है a एंड 0, ये जो पॉइंट है ये इसका 0 होगा। तो ये कौन सा केस है, जिस केस में दोनों वैल्यू सेम होती थी 0 की। आपको याद है d जब 0 के इक्वल हो जाता था तो क्या होता था कि दोनों इक्वल रूट्स होते थे, इक्वल रूट्स। ये हो गया उसका केस कि आप एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है ये। या फिर इसका ग्राफ और कैसे बनता है, और क्या ग्राफ हो सकता है इसका, एक ग्राफ इसका ये हो सकता है, एक ग्राफ हो सकता है इसका इस तरीके से, ठीक है। इस अब ये कहाँ पे 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, ये क्या है a और 0, ये मान लो b और 0। देखो जब जब ये x को कट करेगा तब तक रियल रूट होंगे, ऊपर वाले केस में भी रियल रूट है, इस केस में भी रियल रूट है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसके 2 रूट्स हो जाएंगे a एंड b, ठीक है, a एंड b। चलो थर्ड केस और देख लेते हैं, और क्या बन सकता है, और कैसा इसका ग्राफ बन सकता, एक और ग्राफ बन सकता है यहाँ पे। वो ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से। अब ये जो ग्राफ है इसमें ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, तो ये कौन सा केस है कि यहाँ पे आपके रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी, क्योंकि यहाँ पे टच नहीं करा। या फिर आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स रूट है जिसमें आपका आई इन्वॉल्व होता था। और ये तीनों केसेस कौन कौन से हैं, पहला वाला केस था जो हमने डिस्कस करा था, डी इक्वल 0 होता था, दूसरे वाले में डी पॉजिटिव होता था, और तीसरे वाले में डी जो है वो नेगेटिव होता था। ये तीनों के तीनों केस कब के हैं, जब y इक्वल्स है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है। अगर इसकी जगह पे क्या होता, y इक्वल्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या कुछ भी, सिर्फ आपको इसको देखना था। अगर ये माइनस होता तो ये ग्राफ जो है ये उल्टे हो जाते, ये रिवर्स हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं वो देखते हैं।
यहाँ हम लोगों ने सबसे पहले क्या माना है कि ए जो है वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या मानी है कि अब जो डी हैं वो सेम टू सेम रहेंगे। अब अगर मान लो डी ज़ीरो होता मान लो, तो यहाँ ग्राफ कैसा बनता? अभी जो ग्राफ आपने बनाया था वो कहाँ बनाया था? ऊपर बनाया था। अब जो ग्राफ है बस वो रिवर्स हो जाएगा और क्या होगा, एक ही पॉइंट पे एक्स पे टच करेगा, लेकिन क्या करेगा, ये रिवर्स उल्टा हो जाएगा अब ये ग्राफ, ठीक है। तो ये इसका फिगर बन जाएगा। अब देखते हैं दूसरी चीज़, देखते हैं दूसरा केस देखते हैं यहाँ पे, जिसमें रियल रूट थे और अलग अलग रूट्स थे। अब इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ मैंने क्या माना है कि ए कैसा है, नेगेटिव है, और डी जो है वो पॉजिटिव है। जब दो रूट्स होते थे तो ये ग्राफ अब उल्टा हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, इस तरीके से जाएगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा क्या अपना, एक पॉइंट ए ज़ीरो, और ये कितना हो जाएगा, वी ज़ीरो। ए और बी यहाँ पे इसके रूट्स रहेंगे। और थर्ड केस क्या था, इमेजिनरी वाला, यहाँ क्या था, ये कट नहीं करता था, लेकिन हमने क्या माना है कि ए जो है यहाँ पे वो नेगेटिव है। जब भी ए नेगेटिव होगा तो ये ग्राफ कहाँ चला जाएगा, इस तरीके से। तो ये टच भी नहीं कर रहा है, यानी इमेजिनरी रूट्स हैं इसके, डी भी नेगेटिव है यहाँ पे और ए भी नेगेटिव है। अब इसको समझ लो, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4a/, का ग्राफ हमेशा ऊपर इस तरीके से बनता था। इनफैक्ट ऐसे नहीं बनता था, ये तो ऐसे बनता था, ठीक है। और अगर यहाँ माइनस लगा होता था तो ये ऐसे उल्टा बनता था। बस इतना सा लॉजिक है, कुछ नहीं करना है। ये ग्राफ मैंने बताया क्यों, क्योंकि अब आप खुद सोच के देखो, मुझे बताओ इन ग्राफ्स में, अगर ये 3 ग्राफ आपको मैंने दिखाए, इन ग्राफ्स में कोई आपसे कहे कि आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आप बता पाओगे? बता ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं बता सकते हो? क्योंकि ये ग्राफ जो है ख़त्म थोड़ी होगा, ये इनफाइनाइटली जा रहा है इधर, ये इनफाइनाइटली जा रहा है इधर, सिमिलरली ये भी ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप इनकी क्या बता सकते हो, मिनिमम वैल्यूज़। तो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनकी सिर्फ मिनिमम वैल्यू होती है, और इन ग्राफ्स में आप जो है आप इनकी मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकते हो, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू तो नीचे जाती जाएगी, ये भी ऐसी जाएगी और भी जाएगी। इन ग्राफ्स की आप बता सकते हो मैक्सिमम वैल्यू। समझ पा रहे हो आप इस चीज़ को? ठीक है। अब ये ग्राफ हैं जहाँ पे ए कैसा था, नेगेटिव था, और ये वाले ग्राफ कौन से हैं जहाँ पे ए कैसा था, पॉजिटिव था। यहाँ आती है शॉर्ट ट्रिक। आ जाओ यहाँ पे, 3 केस हैं अपने, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डी जो है, यहाँ पे डी जो है, डी नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे डी जो है, डी इक्वल्स हैं 0 के, और यहाँ डी पॉजिटिव है। यहाँ सबकी कैसी है, पॉजिटिव, ए सबका पॉजिटिव है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जब भी ए पॉजिटिव हो तो आप सिर्फ मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, मैक्सिमम नहीं। अगर ए नेगेटिव होता तो ये उल्टे हो जाता, ये यहाँ नीचे आता, ये ऐसे बनता ग्राफ, और ये कुछ ऐसे बन जाता। तो जब भी ए आपका यहाँ पे पॉजिटिव हो, मैं लिख देता हूँ, इफ ए पॉजिटिव, देन आप क्या निकाल सकते हो, मिनिमम वैल्यू। ए अगर आपका नेगेटिव है तो आप क्या निकाल सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू। इस केस में मैक्सिमम वैल्यू इसकी पॉसिबल ही नहीं है, नहीं निकाल सकते, और इस केस में मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नहीं निकाल सकते। अब बात करते हैं कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालते कैसे हैं। कोई दिक्कत नहीं, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट था आपको समझाने के लिए, जो लोग इंटरेस्टेड थे सीखने के लिए। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे, आपको सॉल्व करना है, आपको कहना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस निकालना है आपको। आप सबसे पहले देखो कि x² + 8x + 20 लिखा है, ए की वैल्यू क्या पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव 1 है। अगर पॉजिटिव 1 है तो आप इसकी क्या निकाल सकते हो, मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, आप मिनिमा निकाल सकते हो इसका, ठीक है। आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हो। जब आप निकाल ही नहीं सकते तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है, क्योंकि आपसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है और इसकी मिनिमम वैल्यू निकलती नहीं है। अगर आपसे पूछता कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, 1/x² + 5x + 10, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब नीचे वाले की मिनिमम वैल्यू होगी। और नीचे वाले में देखो x² का कोफिशिएंट है पॉजिटिव, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, पॉसिबल है। अगर आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल के यहाँ लिख दो तो इस पूरे टर्म की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता चल जाएगी। अब देखते हैं कि आपको वैल्यूज़ निकालनी कैसे हैं। आपने
छोटी क्लास में पढ़ा है, 12th में शायद से, कि अगर आपके सामने एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स और आपको इसकी निकालनी है मिनिमम वैल्यू, तो आप क्या करते थे, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते थे और इसको 0 के इक्वल करते थे। यहाँ से आपको जो भी वैल्यू मिले, एक्स की वैल्यू मान लो आपको ए मिली, तो इस वैल्यू पे इस फंक्शन की या तो मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू इसी पॉइंट पे आपको मिल जाएगी। अब वो वैल्यू मिनिमम मिलेगी या मैक्सिमम मिलेगी, तो उसके लिए क्या करते थे, एफ डबल डैश एक्स करके निकालते थे। जब ये निकालते थे, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू इसकी आए तो मिनिमा होता था, यानी कि आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते थे, और अगर ये नेगेटिव आती तो ये आप मैक्सिमम वैल्यू निकालते। ठीक है, देखते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपके सामने एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, आप करो एफ डैश एक्स, तो ये कितना आ जाएगा 2x प्लस 2, और इसको कर दो 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1। अब इस -1 पे या तो इस फंक्शन की आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या फिर मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब वो मैक्सिमम मिनिमम किस बात पर डिपेंड करता है, तो उसके लिए आपको इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा 2, ये +2 अगर आया आपकी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई ना, मतलब यहाँ पे इसकी आपकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है। इसकी वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम। आप मुझे बताओ, मैंने तो पहले ही बताया कि ये ए पॉजिटिव अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो आपकी वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम। और वो किस पॉइंट पे होगी, वो इस पॉइंट पे होगी -1 पे। अब मिनिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, तो आप -1 रख दो इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस इंटू -1 तो -2 प्लस 9, ये 1 + 9 10 हो जाएगा, और -2 करोगे तो 8, यानी 8 इसकी मिनिमम वैल्यू है। अच्छा, ये ऐसा करते क्यों है, ये एफ डैश एक्स 0 क्यों करा, क्योंकि आपको पता है कि मान लो एक कोई फंक्शन है, तो जो एफ डैश एक्स होता है, यानी जिसको अपन dy/dx भी कहते हैं, ये क्या दिखाता है, स्लोप। अगर आप इस पॉइंट पे निकालोगे तो ये वाली स्लोप दिखा रहा होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ कि मान लो इसकी देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये, तो मैक्सिमम वैल्यू पे इसकी स्लोप क्या होगी, देखो 0 होगी। स्लोप क्या होती है, ये एंगल से डिसाइड होता है, यहाँ एंगल एक्स और इसके बीच में 0 हो गया, तो यहाँ स्लोप 0 हो गई। अगर किसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होती तो मिनिमम वैल्यू पे भी देखो स्लोप 0 हो जाती है। तो इस वजह से अपन लोग स्लोप निकाल रहे हैं और उसको 0 इक्वल कर रहे हैं और एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। उस पर्टिकुलर वैल्यू पे आपकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और वो मिनिमम मैक्सिमम कैसे मिलेगी, उसके लिए डबल इंटीग्रेशन नहीं करना, अपने को तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मतलब है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर ए पॉजिटिव है तो आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, और ए नेगेटिव अगर हो तो आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ सब चीज़ें क्लियर हैं, मैं करके दिखा रहा हूँ, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, अपॉन में जो फंक्शन है, यहाँ ए की वैल्यू पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है मतलब अपॉन वाले फंक्शन की आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर 1 मिनिमम निकालोगे किसी भी चीज़ का, तो इस 1 मिनिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, यानी इस फंक्शन की आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इतनी चीज़ क्लियर है। अब x² + 5x + 10, इसकी निकालनी है आपको क्या, इसकी निकालनी है आपको मिनिमम वैल्यू। अब आपको डबल इंटीग्रेशन नहीं करना, कुछ नहीं, डबल डिफरेंशिएशन नहीं करना, आपको तो पता है कि ये ए पॉजिटिव है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है, मैक्सिमम पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक्स की किस वैल्यू पे होगी, वो एक्स की किस वैल्यू पे इस पूरे फंक्शन की वैल्यू कैसी हो जाएगी, मिनिमम, वो कैसे निकलेगा, तो आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे एफ डैश एक्स और उसको 0 के इक्वल करोगे। तो मैंने करा, इसका क्या आया, 2x + 5, और इसको करना है 0 के इक्वल। जब ये करा तो x की वैल्यू मुझे क्या मिली, -5/2, यानी इस वैल्यू पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं x की जगह क्या लिखूँगा, -5/2 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5 इंटू -5/2 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा, 25/4 प्लस -25/2 प्लस 10। क्लियर है। इसको सॉल्व करोगे तो अपॉन में आ गया 4, ये कितना हो गया, 25 -50 प्लस 40, ये कितना आ जाएगा, 15/4। तो ये कितनी आ गई वैल्यू, 15/4। ये किसकी आई, नीचे जो फंक्शन लिखा है उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, कितनी है, 15/4। तो इस पूरे फंक्शन की, यानी कि 1/(x² + 5x + 10, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आई, 15/4। तो ये पलट दो, ये कितना आ जाएगा, 4/15।
तो 4/15 जो है यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो 4/15 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि आपको निकालना है, फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन है p+1/p और इसकी आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जबकि आपको p पॉजिटिव दे रखा है। क्लियर है। अब इस डेटा के हिसाब से क्या करेंगे, सबसे पहले मैं निकालूंगा f'(x). तो f'(x) कितना आएगा, p का तो कितना हो जाएगा, ये सॉरी एक्चुअल में ये f'(p) है क्योंकि p का फंक्शन है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे -1/p²। कैसे आया, p को अपन लोग लिखेंगे p की पावर -1, तो ये कितना हो जाएगा -1p और -1 क्या होगा p की पावर -2, तो मैंने इसको अपॉन में कर लिया। अब मुझे बताओ कि इसको अगर मैं 0 के इक्वल करूँगा, क्योंकि इसी वैल्यू यहीं से तो निकालते हो p की वैल्यू, तो ये कितनी आ जाएगी p1 - 1/p² = 0, तो 1 = 1/p²। इसका मतलब क्या है कि p² की वैल्यू कितनी हो गई 1 और p की वैल्यू हो गई +-1। यानी कि अब इसकी जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जो भी है वो किस पे डिपेंड करती है, p की वैल्यू पे, कि वो पॉजिटिव बन है या नेगेटिव बन। और ये क्वेश्चन में पहले ही बोल चुके हैं कि p पॉजिटिव है, यानी कि p की वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक है, क्लियर है इतनी सी चीज़। अब 1 अगर ये आ गई तो आपको कुछ नहीं करना है, इसकी जगह बस वैल्यू रखो, तो 1 + 1/1 = 2। ठीक है, अच्छा ये चीज़ भी आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है। आपका एक बार ये आ गया था, आपका एक बार ये चीज़ आ गई थी, आप इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दो, इसका भी आप डिफरेंशिएशन कर दो, तो आपका काम हो जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव वैल्यू सॉरी ये मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम। जैसे इसका मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ मैं 1 - p की पावर -2। अब इसका मैं डबल डिफरेंशिएशन करता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये तो हो जाएगा 1 का तो हो जाएगा 0 माइनस ये क्या होगा -2 p की पावर -3। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अगला फंक्शन क्या बचेगा 2/p³। और ये कैसा है, पॉजिटिव। जब डबल डिफरेंशिएशन आप करते हो वो पॉजिटिव आता है, तो उस फंक्शन की आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। यानी ये जो 2 आई है ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अगर ये वाला चीज़ नहीं दे रखी होती, यहाँ के p जो है वो >0 है, यानी p पॉजिटिव, ये डेटा नहीं दे रखा होता, तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करते, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ p। क्यों, क्योंकि p की 2 वैल्यू आई थी, +1 भी आई थी और -1 भी आई थी। अगर ये नहीं बताते कि p की आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो आप फिर इसमें ऑप्शन टिक करते डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ p। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको समझ जानी चाहिए। आगे आते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। मुझे बताओ यहाँ a की वैल्यू नेगेटिव है, x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, मतलब आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो, मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते। और ये तो आपसे मिनिमम पूछ रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अब ये कह रहे हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अगेन अब देखो वही फंक्शन है और उसको अपॉन में लिख दिया x के, 1/f(x) कर दिया। तो आपको अभी मैंने डिस्कस करा कि a जो है वो नेगेटिव है, इट मीन्स कि आप इसकी f(x) ही क्या निकाल सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू। और जब आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो 1/f(x) की वही वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। तो मैं यही कर रहा हूँ कि इसकी निकालता हूँ मैं क्या, मैक्सिमम वैल्यू, नीचे वाले फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। ये तो मुझे पता है मैक्सिमम आएगी, तो बस इसका वो कर दो डिफरेंशिएशन, तो ये कितना आ जाएगा -2x + 2 और इसको 0 के इक्वल कर दो, तो x आ जाएगा -2/-2 यानी 1। यानी x की 1 वैल्यू पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, नीचे वाले फंक्शन की वैल्यू होगी मैक्सिमम और इस पूरे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम। तो मैं सीधे वैल्यू रख रहा हूँ, तो -1² 1 हो जाएगा, फिर 2 + 45, ये कितना हो गया 45 + 2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 47, और उसमें से 1 को माइनस करोगे तो 1/46। 1/46 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप फिर क्या टिक करोगे, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है इसकी, ठीक है, मैक्सिमम। अब देखो बहुत से लोग यार कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ आप देखोगे कि 1/px लिखा है और px में देखो a की वैल्यू कैसी है, -3 यानी नेगेटिव, यानी आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। तो बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि वो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल के और आंसर टिक करके भी चले जाते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप नीचे वाले फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो, तो इस पूरे फंक्शन की आपको क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इस पूरे फंक्शन की सिर्फ मिनिमम वैल्यू मिल सकती है, मैक्सिमम मिलेगी नहीं, इसलिए इसका आंसर है नन ऑफ दीज। क्लियर है, ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए। कई क्वेश्चन तो आपको सॉल्व भी नहीं करने होते, सिर्फ चीज़ें आपको यहाँ पे डेटा चेक करके देखना है कि ये चीज़ पॉसिबल है भी या नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
And guys, if you like the course, please like, subscribe, share and press the bell icon so that you can get notification of my upcoming videos. Thanks for watching.